नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के सेशन में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीजीटी का है, जो यूपी पीजीटी 2000 ईस्वी में जो यूपी का पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस उस समय पूछे गए थे और अभी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें से लेवल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल को। तो आज हम लोग यूपी पीजीटी 2000 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक आकर्षित करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सबसे अधिक कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, कच्चा सामग्री, शक्ति, बाजार या कुशल श्रमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बाजार। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है एक बाजार आधारित उद्योग है जो कि सीधे तौर पर लोगों की आय से संबंधित है। यानी लोगों के इनकम से इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में लोगों की आय अधिक होती है, यानी जिस क्षेत्र में लोग के पास पैसा अधिक होता है, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गैजेट्स होता है, उसका जो टूल होता है, इसकी डिमांड अधिक होती है। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में लोगों की इनकम कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स जो टूल्स होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, उसकी मांग कम होती है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ का मार्केट के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है आपका मार्केट, बाज़ार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपके पास दो सूची है और इन दोनों को आपको मैच करना है। एक तरफ आपका खनिज है और दूसरे तरफ आपका जो पाया जाता है, किस अमाउंट में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, तो दोनों को मैच करना है। अब अगर इसको हम लोग मैच करते हैं तो सर्वसुलभ साधन जो होते हैं, रिसोर्स होते हैं, आपको हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सर्वसुलभ होगा, इसमें ऑक्सीजन आपको आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। ओके, देन है सामान्य सुलभ, यानी मिट्टी। ये आपको मिट्टी हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो उपजाऊ मिट्टी है वो हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको सामान्य सुलभ संसाधन कहा जाता है। ठीक है, देन है विरल। अब विरल संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन गिने चुने क्षेत्रों में ही, सेलेक्टेड रीजन्स में ही पाए जाते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई महंगा खनिज हो गया, ये सारे चीज़ विरल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और एकल में आ जाएगा आपका क्रायोलाइट। ठीक है, जो क्रायोलाइट है ये विश्व में अत्यंत अल्प मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। ठीक है, जिसके कारण इसको एकल कोटि के संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर क्रायोलाइट खनिज की बात करें तो संसार में सबसे ज़्यादा ये ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर पाया जाता है क्रायोलाइट। ओके, तो इस प्रकार जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। अब मैच द फॉलोइंग में भी आपको मैच करना है। एक तरफ आपका जो मानव का विकास हुआ है, जो मानव के विकास की अवस्था है, उससे संबंधित स्टेजेस दिए हुए हैं, और दूसरे तरफ इसका जो रिलेटेड वर्ष है, ठीक है, समय है, वो दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हम लोग पहले मैच करते हैं। तो ये सीक्वेंस में मैच किया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानव का जो विकास हुआ है, मानव इस समय आज से 20 लाख वर्ष पूर्व
मानो अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में आता था, ठीक है। फिर ये होमो हैबिलिस 11 लाख वर्ष पूर्व। फिर आया पिथेकांथ्रोपस, ये 10 लाख वर्ष पूर्व। और जो सबसे कम है वो है निएंडरलिथिस, जो कि 5 लाख वर्ष पूर्व है, ठीक है। और इसी निएंडरलिथिस में जो हमारा जो मानव प्रजाति का जो नवीन प्रजाति है, जो होमोसिपियंस प्रजाति से आता है, तो इसी निएंडरलिथिस का ही भाग है वो होमोसेपियंस, ठीक है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी मानव के उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट और रीजन का है, असर्शन और रीजन का। अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है, ठीक है। देन है कारण, इसका रीजन कह रहा है कि अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है, ठीक है। और ये जानते हैं कि अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है वो देखिएगा आप मैप में, तो लगभग 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच है, ठीक है। और यहाँ ऐसा वातावरण पाया जाता है जो गेहूं के उत्पादन में के लिए काफ़ी अनुकूल होता है, इसलिए ये क्षेत्र, अर्जेंटीना का क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का ही है। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है, ये भी सही है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्शन भी सही और इसका रीजन भी सही है। अब रीजन इसका क्यों सही है? क्योंकि जो क्यूबा है, ठीक है, वो कैरेबियन सागर और जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके आसपास स्थित है, और ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है। अब जो क्यूबा है यहाँ गन्ना उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, और इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो क्यूबा है ये एक द्वीपीय देश है, और द्वीपीय देश की स्थिति के कारण यहाँ गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए गन्ना में विश्व स्तरीय उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है क्यूबा, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर को प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है, ये 2000 के समय का बात है। फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% वार्षिक से कम है। तो पहले स्टेटमेंट को समझिए, असर्शन को, कि फ्रांस की जो सरकार है उच्च प्रजनन दर को प्रोत्साहित कर रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ जो प्रजनन दर है यानी जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है। अब बर्थ रेट काफ़ी कम होने के कारण यहाँ का जो पॉपुलेशन का जो एवरेज एज है वो काफ़ी अधिक है, यहाँ यंग पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसलिए सरकार प्रजनन दर को यानी बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% से भी कम है, तो इतना कम है इसलिए प्रजनन दर को प्रोत्साहित कर रही है फ्रांस की सरकार, इसलिए स्टेटमेंट जो है असर्शन वो भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ नदी है और एक तरफ रिलेटेड बांध है, डैम्स है। अब अगर हम इसको मैच करते हैं नदी और संबंधित बांध से, तो जब आप देखेंगे कोलोरेडो नदी को, तो जो हूवर डैम है वो कोलोरेडो नदी पर है, ठीक है। और जो पनामा है, पनामा नदी जो है इसके ऊपर इताइपू बांध है, ओके, पनामा नदी पर। जो नील नदी है इसके ऊपर आसवान बांध है जो कि काफ़ी फेमस है, और जो जाम्बेजी नदी है इसी पर है आपका करीबा बांध। तो इस प्रकार अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलेराडो नदी पर कौन सा बांध है? तो हुबर बांध है। पनामा नदी पर कौन सा बांध है? तो इताइपू बांध है। नील नदी पर कौन सा बांध है? तो आसवान बांध है। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेसाबी रेंज विख्यात है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग एग्जामों में रिपीट होता है। मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये लौह अयस्क के खनन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आप मेसाबी रेंज की बात करेंगे तो मेसाबी रेंज अमेरिका के उत्तर पूर्वी, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके उत्तर पूर्वी में, और नॉर्थ अमेरिका में भी जो अमेरिका स्टेट है यूएसए है, उसका जो मिनेसोटा स्टेट है उसमें एक ये मेसाबी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ज़िला है, और इस ज़िला में जो आयरन ओर है इसका यहाँ काफ़ी डिपॉजिशन है, काफ़ी निक्षेप है यहाँ आयरन ओर का। ठीक है, तो इसलिए आयरन ओर के यानी लौह अयस्क का खनन के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और ये जो मेसाबी रेंज है यहाँ आयरन ओर की अधिकता के कारण इस रेंज को, जो मेसाबी रेंज है इसको मेसाबी आयरन रेंज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि लद्दाख कृषि प्रचलित है, यानी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, उसमें लद्दाख कहाँ की जाती है खेती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इंडोनेशिया में। जो लद्दाख कृषि है वो इंडोनेशिया में की जाती है। ओके, आपको पता होगा कि जो श्रीलंका है वहाँ पर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको चेना कहा जाता है। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। जैसे वेस्टर्न घाट में जो है वहाँ इसको कुमारी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का लद्दाख जो है इसको इंडोनेशिया में कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारागंडा संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कारागंडा संबंधित है किस चीज़ के लिए? तो लौह अयस्क के खनन से, हीरा अयस्क के खनन से, सोना अयस्क के, या फिर कोयला? तो ये कोल रीजन से संबंधित है। जो कारागंडा है ये कजाकिस्तान में है स्थित, और यह कोयला के खनन के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग जो प्रोफेशन है, शिक्षण का काम, पढ़ाने पढ़ाने का काम, वो किससे रिलेटेड है? कौन से एक्टिविटी से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी? तो ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सेक्टर्स है, इकोनॉमिक का जो सेक्टर है उसको 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग जानते हैं कि कृषि और माइनिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यानी जो सर्विस सेक्टर है वो आता है। ठीक है, और अगर टर्सरी सेक्टर में देखेंगे तो हमारा जो टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जो विटलसी हैं इन्होंने ही विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा है। ओके, वीबर का तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित है, वॉन थ्यूनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित है। तो इस तरह जो कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चरल रीजन है उसमें जो है वो विटलसी ने ही डिवाइड किया था, बांटा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि लायक भूमि निम्न में से किस संसाधन कोटि का है? अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी देखे थे जो मैच द फॉलोइंग था। तो जो हवा है वो जो सर्वसुलभ
संसाधन था हमारे लिए, और जो सामान्य यानी मिट्टी है वो सामान्य सुलभ थी। ठीक है, यानी कि हम उस समय भी बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो मिट्टी है वो हर जगह उपजाऊ नहीं हो सकती है, यानी हर एक जगह की मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती, इसलिए जो मिट्टी है वो सामान्य सुलभ संसाधन है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है, यानी जो सॉइल इरोजन है, मृदा निक्षालन है, लिंचिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी उष्णार्ध प्रदेश। ओके, अब उष्णार्ध प्रदेश की बात करें तो जैव विविधता है और जो खनिज है, ठीक है, जैव तथा खनिज लवण जैसे घुलनशील पदार्थों का घोल के रूप में अधोमुखी संचालन क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। ठीक है, और निक्षालन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वर्षा और तापमान की मात्रा अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। ठीक है, और ऐसे क्षेत्रों में जो लेटराइट मिट्टी है वो पाया जाता है। तो मृदा निक्षालन यानी सॉइल का जो लिंचिंग होता है वो उष्णार्ध प्रदेशों में काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हूवर है, बाकी तो औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित कोई है नहीं। ठीक है, तो हूवर का जो औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, और इन्होंने ही न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, और न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा कि कुल लागत न्यूनतम होने के स्थान पर उद्योग की स्थापना की जाती है। यानी जहाँ न्यूनतम लागत हो, जहाँ पर उद्योग लगाने के लिए न्यूनतम कैपिटल यानी पूंजी की बात हो, तो ऐसे क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन क्या है? जर्मनी के रूर प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है। ठीक, फिर कोयला वेस्टफेलिया प्रदेश से प्राप्त होता है। क्या सही है क्या गलत है, इसमें हम लोग को देखना है। तो जर्मनी के रूर प्रदेश लोहा इस्पात इस क्षेत्र में पूर्ण विकसित है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब जर्मनी का रूर प्रदेश के नाम पर भारत में झारखंड को भारत का रूर प्रदेश जब कहा जाता है तो किस लिए? क्योंकि यहाँ कोयला पाया जाता है, लोहा नहीं। तो स्टेटमेंट जो है, असर्शन है, वो क्या हो जाएगा? गलत, यानी ए गलत है। ठीक, नेक्स्ट है कोयला वेस्टफेलिया प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो रूर क्षेत्र है जर्मनी के, वो कहाँ स्थित है? तो वेस्टफेलिया प्रदेश में है। ठीक है, जो रूर रीजन है, रूर जो क्षेत्र है वो वेस्टफेलिया क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगर हम बात करेंगे वेस्टफेलिया का, तो ये वेस्टफेलिया काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इसी वेस्टफेलिया के अंतर्गत ही एक रूर क्षेत्र आता है जो कि कोयला के उत्खनन के लिए, माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ओके, तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जल कह रहा है एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना में जल की उतना आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी सीमेंट का जो इंडस्ट्री है, सीमेंट उद्योग है, इसकी स्थापना में जल की उतनी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो सीमेंट उद्योग है इसमें जल बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट, विश्व में ऊन का उत्पादन यानी विश्व में ऊन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
ऊन उद्योग में ऑस्ट्रेलिया को एक अग्रणी देश माना जाता है, ठीक है। और ऊन का उत्पादन यहाँ अधिक होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऊन का निर्यात भी अधिक करता है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत भेड़ के उत्पादन में यानी भेड़ पालन में दुनिया में तीसरा स्थान पर रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भेड़ का पालन होता है या ऊन का उत्पादन होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। स्वीडन में लोहा इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है, ठीक। कारण कह रहा है कि स्वीडन में लौह अयस्क के बृहत भंडार हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। जो स्वीडन है इसमें लोहा उद्योग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी अधिक बड़े पैमाने पर हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वीडन लौह अयस्क के जो भंडारण है उसमें ये संपन्न है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग स्वीडन में डेवलप भी हो पाया है, ठीक है। अब चूँकि जो लौह अयस्क है इसे अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि लोहा से ही सारे उद्योगों की स्थापना की जाती है। ओके, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है, क्यों? क्वेश्चन मार्क पूछा है। आखिर पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्यों? क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट जो रीज़न है वो है क्योंकि पेट्रोल की मांग अलोच है, ठीक है। अब पेट्रोलियम की मांग अलोच है, इसका मतलब इससे क्या संबंध है? यानी जो पेट्रोलियम का जो रेट है ये बहुत कम ऊपर नीचे होता है, ठीक है। यानी ये नुकसान में नहीं जाता है। अगर हम बात करें अलोच का मतलब कि पेट्रोल अगर सस्ता भी होगा तो एक लिमिट तक होगा, उससे अधिक सस्ता नहीं हो सकता है, ठीक है। महंगा ये हो जाएगा लेकिन ये सस्ता नहीं होता है, इसलिए जो इसकी मांग है वो क्या है? अलोच है। इसलिए भी इसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें इसकी व्यापार अधिक होता है। ओके, तो यही था आज का हमारा एक प्रीवियस ईयर का सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो पीजीटी यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में हुआ है, 2009 में हुआ है, 2010 में हुआ है, फिर 2011 में हुआ है, 2013 में हुआ है, 2016 में और 2021 में। तो 21 का एक पार्ट हम लोग देखे हैं, उसमें भी 20 क्वेश्चंस किए हैं और आज हम लोग 2000 का भी 20 क्वेश्चंस किए हैं। तो हम लोग 20-20 करके क्वेश्चंस को देखते रहेंगे हर दिन, और जो हम लोग का पढ़ाई करना है वो भी हम लोग करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।